हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो अकाउंटेंसी फॉर एसएएस हमने स्टार्ट किया है सीरीज़। ये जो सीरीज़ है ये सीएजी और सीजीडीए का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है अकाउंटिंग का पेपर, सीजीडीए में पेपर 9 है और सीएजी में पेपर 13 और पीसी 13 और पीसी 14 है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि क्या ये पीसी 15 और 20 के लिए है, तो एक बार मैं उसका सिलेबस गो थ्रू करूंगा और फिर मैं अपने जो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, मैं उसमें आपको अपडेट कर दूंगा कि आपको पीसी 15 के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैंने एसएएस एग्जाम्स एक बार में क्लियर किया था, तो आई नो कि ये पेपर कैसा होता है। 9 पेपर्स निकाले हैं मैंने। मैं सीजीडीए में ऑडिटर रह चुका हूँ, 4 साल का मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। पिछले 1.5 साल से मैं सीएजी में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ, तो मुझे यहाँ का भी एसएएस का पता है। तो इसीलिए आई एम द राइट वन जो आपको अच्छे से बता सकता है कि दोनों ही जगह पे एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। इसके अलावा अकाउंटेंसी पढ़ाने का एक्सपीरियंस मुझे 12 साल का है। 2011 जुलाई से पढ़ा रहा हूँ मैं, जून या जुलाई से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं मुझे। तो आई नो एवरीथिंग अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे, तो आई कैन टीच यू वेरी वेल। अब ये क्लासेस होगी कहाँ पे, तो उसके लिए आपको ई मॉक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, यहाँ पे वहाँ पे जाके आप इसकी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे हम 4-5 ही करेंगे। तो आप जब जाओगे तो बेसिकली सबसे पहले आपको, जैसे आप मॉक ओपन करते हो तो ये आता है, आपको एसएएस वाले सेगमेंट में जाना है और एसएएस वाले के बाद ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें से जिसमें भी, अगर आप सीएजी से हो तो 13 या 14 में जाना, सीजीडीए से हो तो अकाउंटेंसी फॉर सीजीडीए। ओके, तो वहां चले जाना, वहां से जाके आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपनी क्लास पे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखो, प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल होता है सिद्धांत। ठीक है, जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो ना, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ शुरू करते हो। ठीक है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हम लोगों ने यहाँ ज्वाइनिंग किया, जैसे मैं अभी यहाँ पे प्रोबेशनर हूँ, तो प्रोबेशन में हूं, तो मेरे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। सीजीडीए वाले तो मैक्सिमम ऐसे होंगे जो प्रोबेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम लोगों के पास ना एक कंडीशंस होती है और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। लाइक फॉर वी डीआरडब्ल्यूओस, हम लोगों को हमारे यहाँ डीआरडब्ल्यूओस कहते हैं। तो डीआरडब्ल्यूओ के लिए कुछ कंडीशंस होती है, लाइक यू हैव टू क्रैक एसएएस विद इन 2 ईयर ऑफ योर ज्वाइनिंग। अगर आप नहीं करते हो देन आप डीमोट हो जाते हो टू ऑडिटर, नॉट सीनियर ऑडिटर, टू ऑडिटर। ओके, तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऐसे ही एक प्रिंसिपल होता है किसी भी चीज को रन करने का। फॉर एग्जांपल, मान लो तुमने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। ओके, अब रेस्टोरेंट में कोई भी दोस्त आता है और तुम उसको फ्री में खिला देते हो, तो क्या रेस्टोरेंट चलेगा? लंबा नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमने ना एक चीज कर दिया है कि दोस्त मेरा है, तू मेरे बिजनेस का दोस्त नहीं है। अक्सर सुना होगा तुमने, आज नगद कल उधार। ठीक है, मतलब एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देना चाहिए, दूसरे पे भी लग जाए तो क्या करना चाहिए नहीं पता। तो दीज ऑल आर प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग का भी कुछ प्रिंसिपल्स है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात बताऊं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ होगा आज तक मैं बोल रहा हूं, किसी भी चीज का, चाहे वो 11th का हो, चाहे वो बीकॉम का हो, चाहे वो सीएजी का हो, चाहे वो सीजीडीए का हो या सीजीए का हो, कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आए और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ना आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-12 प्रिंसिपल्स है, वो आपको याद करना है, बट याद नहीं करना है। मैं हूं ना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आपको क्या करना है, पेन को चलाते रहना। हर क्लासेस में ना पेन नोट्स आपको बनाना है, बिकॉज कि मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करता। ओके, नोट्स आपको खुद बनाना है। बच्चे मेहनत नहीं करते ना, फिर मेहनत करो तभी जाके पास हो पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेनली उसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल्स, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल्स होता क्या है। क्लियर दिख रहा है ना अमर? ओके, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता क्या है ना, ये मेनली जनरली लॉ और रूल है जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना समझ लो कि अकाउंटिंग को स्मूथली मेंटेन करने के लिए ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो यही है, ताकि बिजनेस लंबे समय तक चले। ठीक है, तो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, हम उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे। इसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम एंड में करेंगे, जब हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म होने वाला होगा तब करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग से पहले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की खासियत क्या होती है? सबसे पहले ये मैन मेड है। ठीक है, ये जैसे ही हम आसपास में देखते हैं ना, ये पंछी, ये नदियां, ये वृक्ष वगैरह जो है,
ठीक है, ये सब हमने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल भगवान ने नहीं बनाया है, किसने बनाया है? हमने बनाया है। दूसरा होता है फ्लेक्सिबल है ये, यानी पहला क्या है? ये मैन मेड है। दूसरा है ये फ्लेक्सिबल है, दिस इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि, इसको लगा दो यार, फ्लेक्सिबल का मतलब ये हुआ कि यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू यू। ओके, पहला ये था कि ये मैन मेड है। मैन मेड है, देखो मैन मेड की खासियत यही होती है कि अगर आदमी ने बनाया है तो उसमें गलतियों के चांसेस है, उसमें चेंजेस आप कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ चीजें नेचुरल है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप पेड़ काटे जा रहे हो, आप सर्वाइव कर दोगे, नहीं भैया, वो आपने नहीं बनाया है। लेकिन ये मैन मेड है। मैन मेड के बाद होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब यही हुआ, गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर देना चाहिए। दूसरे पे भी मार दे तो कर दिया ना चेंज, आपने कर दिया ना चेंज, उसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसके भी प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप बोलते हो कि दोस्त मेरा है, मतलब दोस्त तू मेरा है, ठीक है, मेरे बिजनेस का नहीं है। अब सोचो मैंने एक रेस्टोरेंट खोल रखा है, ठीक है, एक दोस्त मेरे बगल में रहता है जो मुझसे रोज मिलने जाता है, ठीक है, और एक दोस्त है जो 10 साल बाद मेरे से मिलने के लिए आया है। क्या मैं उससे भी पैसे लूंगा? बोलो, नहीं लूंगा, क्योंकि यार 10 साल बाद आया है, रोज थोड़ी ना है। तो वहां पे आपने क्या किया? रूल्स चेंज कर दिया ना, रूल्स चेंज कर दिया, ठीक है। अब सोचो आप उधार में नहीं बेच रहे, दुकानदार उधार में नहीं बेच रहा, लेकिन सोचो कि उसका सगा भाई या चचेरा भाई आ गया पैसा उधार मांगने के लिए, या कोई उसका बहुत क्लोज है, उसको दिख रहा है कि वो बाद में दे देगा, बहुत ईमानदार है, रेगुलर है, तो क्या आप नहीं दोगे? दोगे। तो पहला मैन मेड है, दूसरा फ्लेक्सिबल है, तीसरा जनरली एक्सेप्टेड है। ओके, देखो जनरली एक्सेप्टेड का मतलब सिंपल देखो क्या है। मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी का अभी एसएएस के लिए कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आप इसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तीनों चीज आपके लिए, पहला लगेगा कि क्या ये रिलेवेंट है आपके लिए। रिलेवेंट ऑब्वियस ही बात है, अगर आप एसएएस दे रहे हो तो आपके लिए रिलेवेंट है। क्या ऑब्जेक्टिविटी को फुलफिल कर रहा है? ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप सिलेबस देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, रेशियो एनालिसिस है, ये सिलेबस है आपका। क्या मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं? अगर मैं वो प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट मींस कि आपकी ऑब्जेक्टिविटी फुल हो रही है, जो भी आपका उद्देश्य है, यानी पास होना है, वो भी फुल हो रहा है। पहला तो ये है कि ये रिलेवेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है क्या ये फिजिबल है। अब देखो मैंने पूरे कोर्स के बारे में बताया है कि ये अप्रॉक्स 40 आवर्स के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। नंबर्स ऑफ वीडियोस मैं अभी श्योरिटी नहीं कह सकता, लेकिन जो आवर्स मैं बता सकता हूं, मैं 40 घंटे का कोर्स है। तो क्या ये फिजिबल है आपके लिए? क्या आप 40 घंटे पढ़ सकते हो? यस, 40 घंटे आप दे सकते हो। अभी जैसे सीजीडीए वालों के लिए 3 महीने हैं, सीएजी वालों के लिए तो 6-7 महीने हैं। आई डोंट नो ये वीडियो आप कब देख रहे हो। अगर आपके पास 1 महीने से ज्यादा है, 1 महीने से ज्यादा है, तो आप इस कोर्स के साथ गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन सोचो कि 10 दिन बाद आपका एग्जाम है या 2 दिन बाद एग्जाम है, क्या यह कोर्स आपके लिए है? फिर नहीं, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है आपके लिए, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। तो ऐसे ही जो पॉलिसीज होती है ना, तो ये तीनों चीज होना चाहिए, मैन मेड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और जनरली एक्सेप्ट होना चाहिए। तो ऐसे ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी होते हैं, ये तीनों ही चीज को फुलफिल करता है। मैन मेड है ये फ्लेक्सिबल है, ये जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है कि जो बिजनेस है ना, वो लंबे समय के लिए होता है, लाइक गोइंग कंसर्न एजम्पशन। क्या आप मानते हो इस चीज के लिए? आप जो भी पॉलिसीज बनाते हो लंबे समय के लिए बनाओ, ऐसे मत बनाओ कि आज है कल नहीं है। मानते हो? मानोगे, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगर बिजनेस लंबे समय के लिए आप चला रहे हो, कोई भी, अगर आप मान लो मैंने आज ये कोर्स स्टार्ट किया है, तो मेरा ये मानना थोड़ी ना है कि 2023 में मैं पढ़ा के छोड़ दूंगा। मेरा मानना है, देखो मैं हमेशा से टीचिंग मुझे पसंद है, जॉब के साथ मैं टीचिंग करूंगा, मैं हमेशा करूंगा। तो इसलिए तो मैं ये लेकर आया हूं ना लंबे समय तक, ठीक है, तभी तो हम ये कर रहे हैं ना। दैट मीन्स कि ये जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। और आप ये नहीं बोलोगे कि ये पॉलिसी खराब है, ये गलत है, ये एक्सेप्ट किया जाता है जितने भी पॉलिसीज है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग के फीचर्स होते हैं, आपको याद होना चाहिए, मैन मेड, फ्लेक्सिबल और जनरली एक्सेप्टेड बाय पीपल। ओके, लोगों के द्वारा एक्सेप्ट होता है, जानवर वगैरह नहीं करते इसको एक्सेप्ट, ध्यान रखना, ठीक है। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, देयर आर सम assumptions। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो या जब आप अकाउंटिंग रन करते हो ना, तो कुछ assumptions है जिसे आप मानकर चलते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने जॉब ज्वाइन किया तो कुछ assumptions था ऑलरेडी, लाइक कि 9 to 6 तो जॉब करना है, ओके, ये तो करना ही करना है एनी हाउ। दूसरा assumption क्या था कि भैया मेरा गृहस्थ जीवन थोड़ा बहुत तो अफेक्ट होगा ही होगा।
आप जैसे अगर सीजीडीएम में आए हो तो ये एज्यूम करके आए हो कि ट्रांसफर तो होगा ही होगा, हर कुछ साल में हो जाता है। तो दीज ऑल आर नॉन एज सम एजम्पशंस। तो ऐसे ही बिजनेस के कुछ एजम्पशंस हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ये हमें ये बताता है कि एक बिजनेस जो है ना, ये लंबे समय के लिए है। ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं होगा, कल है परसों नहीं होगा। ठीक है, आप पतंग की दुकान या होली के रंग की दुकान नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आप बिजनेस खोल रहे हो, लंबे समय के लिए है। तो लंबे समय का क्या मतलब है? लंबे समय का मतलब यह है कि आप जो भी पॉलिसीज बनाते हो वो ऐसे बनाओ जो लंबे समय तक चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक असेट्स खरीद लिया से 10 लाख का, अब इसका बेनिफिट मुझे लंबे समय में मिलेगा। अब सोचो मैं कॉस्ट इस तरीके से किसी भी चीज का डिसाइड कर रहा हूं कि 10 लाख मुझे 1 महीने के अंदर चाहिए, नहीं ना। अब सोचो मेरे पास, मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, मेरे पास 10-20 बच्चे आ जाएंगे, 20-50 बच्चे मान लो आ गए। ठीक है, अब मैं चाहूं कि ये जो पैनल है, ये सब कुछ जो है, जो मेरी टीम है, इन सब का पैसा आप दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब 8-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अब मैं 10 आदमी से लूं, ठीक है, 50-50 हजार रुपए, तो भैया ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। ठीक है, क्यों? ये लंबे समय के लिए है। ठीक है, तो मैं पॉलिसीज ऐसे फिक्स करूंगा कि कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट फुल हो जाए और मेरी भी रिक्वायरमेंट फुल हो जाए। ठीक है, तो वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन बोलते हैं इसको। आई होप ये क्लियर होगा। गोइंग कंसर्न एजम्पशन ये बताता है कि बिजनेस लंबे समय के लिए है, तो आपको जो भी करना है वो लंबे समय की का सोच कर बनाओ। ठीक है, फिर है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। कंसिस्टेंसी इज द की इन एवरीथिंग। आपको एसएस की तैयारी करनी है, 3 महीने बाद आपका एग्जाम है, आपको लग जाना है, अभी रेगुलर पढ़ना है, एनी हाउ आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तभी निकलेगा। मैंने खुद एसएस का एग्जाम दिया था, अप्रॉक्स 25 दिन। हाँ, मैंने अप्रॉक्स 10 घंटे 12 घंटे पढ़े थे, तब जाके मेरा रिजल्ट आया था। और हमारे पूरे ग्रुप का ही रिजल्ट बहुत अच्छा था, मिनिमम सबने 7, 8, 9 निकाल लिए थे। तो क्या किया था? कंसिस्टेंसी। तो बिजनेस में भी यही होता है कि देखो लंबे समय के लिए है, तो आप जो भी करोगे कंसिस्टेंट करो। जैसे ये नहीं कि आपने एक पॉलिसी बना लिया कि मुझे नगद नहीं बेचना है, आज डिसाइड किया, फिर कल चेंज कर दिया, फिर परसों मैंने नगद बेचना स्टार्ट कर दिया, फिर छोड़ दिया, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे ही बिजनेस में डेप्रीसिएशन निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें ना हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट सेम रहता है, और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें ना हर साल डेप्रीसिएशन का अमाउंट पहले से घटता रहता है। तो बिजनेस ये कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपने एक बार कोई फॉलो कर लिया है तो उसी को फॉलो करो, ना कि बार बार चेंज करते रहते हो। तो वो बेसिकली कंसिस्टेंसी यही है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, अगला जो है ना एक्रूअल एजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं एक लाइन ढूंढ रहा हूं, जस्ट हैंग ऑन, अगर वो मिल जाता है मुझे तो। देखो एक्रूअल एजम्पशन क्या होता है, पहले तो मैं बता देता हूं, फिर देख लेंगे क्या होता है। एक्रूअल एजम्पशन क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शंस को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, आज मेरे पास एक बंदा आया कुछ लेने के लिए या कुछ देने के लिए, अब मैं उसको कब रिकॉर्ड करूंगा? फॉर एग्जांपल से 2 आदमी आया, समझना। ठीक है, एक आदमी ए आया, उसने बोला कि भैया आपके पास मान लो कुछ बिक रहा है, से मेरे पास मार्कर बिकता है। क्या बिक रहा है? मार्कर बिक रहा है। तो मुझे 100 मार्कर चाहिए। ठीक है, पैसे 5 रुपए के दर से 500 रुपए ये लो, उसने दे दिया मुझे। ठीक है, मैंने 100 मार्कर उसको बेच दिया 500 रुपए में। कब रिकॉर्ड करूंगा इसको? ये सारी चीजें मान लो, आज जो डेट है से मान के चलते हैं 1 जून है। ठीक है, तो ये कब हुआ है? 1 जून हुआ है। ए वाला तो हमने 1 जून को कर दिया। अब दूसरा एंट्री देखो, एक दूसरा बंदा बी आया, वो कह रहा है मुझे 100 मार्कर चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं ले तो आज रहा हूं, लेकिन पेमेंट मैं अगले महीने करूंगा। 1 जून के बदले मैं 1 जुलाई को करूंगा। कब करूंगा पेमेंट? 1 जुलाई को। क्लियर है? एक और बंदा है सी, वो भी आया, वो कह रहा है कि मुझे 100 मार्कर चाहिए, मुझे 100 मार्कर चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अगले महीने। ठीक है, तो एक काम करो, आप अभी से ही पैसा ले लो 500 रुपए। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी डिलीवरी चाहिए नेक्स्ट मंथ। कब चाहिए? नेक्स्ट मंथ। अब बताओ इन दोनों एंट्री को कब कब रिकॉर्ड करोगे? यही है बेसिकली एक्रूअल एजम्पशन। तो एक्रूअल एजम्पशन हमें यह बताता है किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक एक्चुअली में फर्स्ट टाइम इंटर होता है, ना कि वो जब सेटल होता है। या फिर यूं कह लो कि जिसपे ना राइट्स जो होता है ना, राइट्स मतलब अधिकार। फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, ये जो 100 मार्कर इसने खरीदा, हमने बी को 100 मार्कर दिया, हमारे पास अधिकार आ गया ना वो 500 रुपए लेने का, अधिकार आ गया 500 रुपए लेने का। और कब आया है?
1 जून को आया है, पेमेंट करेगा भले ही 1 जुलाई को। हमने 1 जून को इसको बेच दिया, हमने 1 जून को बेच दिया था 100 मार्कर, लेकिन पेमेंट 1 जुलाई को करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ये ट्रांजेक्शन कब का है? ये एक्चुअली में ये जो ट्रांजेक्शन है वो 1 जून का है। कब का है? 1 जून का। तो इसको हम एंट्री कब करेंगे? 1 जून को, बी वाले केस में। अब सी वाले में देखो भैया 1 जून को ही सारा पैसा आ गया है, लेकिन हमने सामान तो नहीं दिया है ना। तो जब तक हमने सामान नहीं दिया है ना, हमारे पास राइट्स नहीं होता है, हमारे पास राइट्स नहीं होता, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं हम एक्रूअल अजम्पशन। तो पहली 2 एंट्री तो 1 जून को रिकॉर्ड होगी, लेकिन ये वाला जो एंट्री है ना, ये वाला एंट्री ये कब होगा? ये 1 जुलाई को होगा। ये कब होगा? 1 जुलाई को होगा। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। इसी को बेसिकली हम एक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं। टीएस ग्रेवाल में एक बड़ी अच्छी लाइन है, वो बुक अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें यह देखा जाता है कि कब राइट्स आ रहा है, ओके। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, एक्रूअल कंसेप्ट्स रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न्ड रेदर देन व्हेन इट इज कलेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंसेस। देखो जब ये अर्न किया जाता है, एक चीज ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल मैं आज काम कर रहा हूं, पेमेंट भले ही 5 महीने बाद मिला है, तो वो अभी की अर्निंग है, वो 5 महीने बाद की नहीं है। अगर मैं कोई चीज 5 महीने बाद करूंगा और मुझे आज पेमेंट मिल रहा है, तो वो 5 महीने बाद की अर्निंग है, आज की नहीं है। यही हमारा एक्रूअल अजम्पशन कहता है। आई होप क्लियर होगा। जितना डीप जाओगे उतना कंफ्यूज होगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, एक्रूअल अजम्पशंस जो होता है वो यही दिखाता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को, यानी एक्सपेंस हो या अर्निंग हो, कब आप दिखोगे? जब वो एंट्री होता है। इसका एक कंफ्यूजन है, ठीक है। कंफ्यूजन कब है देखो, आगे चल के पता चलेगा आपको, ठीक है। अब देखो देयर आर सम प्रिंसिपल्स, ठीक है, कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। ये आपको लिखा हुआ जो दिख रहा है ना, इसका मेन कारण क्या है कि हमने ये वीडियो ऑलरेडी एक बार शूट कर लिया है, लेकिन उसमें साउंड की प्रॉब्लम थी, मतलब बिना साउंड के ही मैंने शूट कर लिया, तो अब मुझे दोबारा शूट करना पड़ रहा है। ये सारी चीजें दोबारा मैं बोल रहा हूं। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखो क्या क्या है। पहला है अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट हमें यह बताता है बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, दोनों को एक साथ तय नहीं करना है, ओके। अब से मैं आपसे कभी मिलूं, मैं अपने दोस्तों से मिलूं, अब वो मेरे से हमेशा मेरे बिजनेस की बात नहीं करेगा, वो मुझसे मेरे बारे में बात करेगा, वो मुझसे मेरे बारे में बात करेगा। से मैं आपको बताता हूं अमिताभ बच्चन का एक एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी क्लासेस में दे रखी है। 90s में उनका एक बार इंसॉल्वेंट हो गए थे, ठीक है, इंसॉल्वेंट हो गए थे। तो उनका इंसॉल्वेंट नहीं, मतलब समझ लो उनकी कंपनी का इंसॉल्वेंट हुआ था, और क्योंकि वो कंपनी से एसोसिएट थे तो उनका भी सब कुछ चले गया। तो एक बार जब इंसॉल्वेंट उनका हो गया और वो कंपनी डूब गई, जब दोबारा से उन्होंने अर्निंग स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं होगा कि जो पहले वाले बंदे हैं वो अब आके पैसा मांगेंगे कि भैया अब तो तू सेटल हो गया, अब दे दे पैसा। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही बताता है। अक्सर आपने सुना होगा ना, दोस्त मेरा है, मेरे बिजनेस का नहीं है, वो यहीं से आया है। आपको क्या लगता है? वो यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यही है जो हम डेली लाइफ में करते हैं। तो यही होता है अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। ये बताता है कि बिजनेस हैज इट्स ऑन सेपरेट एंटिटी। अगला है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? ये कहता है किसी भी ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करते हो ना, या फिर सिर्फ आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे जो मनी के टर्म्स में आप इवेलुएट कर पाओ, जिसको आप मनी के टर्म्स में लिख पाओ। अगर नहीं लिख पाओगे तो नहीं लिखोगे इसे। फॉर एग्जांपल, मैंने आज कितना सेल किया है, मैं ये लिखूंगा। मैं ये नहीं लिखूंगा कि आदमी ने कितनी मेहनत की है, कितने शिद्दत से उसने कस्टमर को पकड़ने के लिए मेहनत किया है। इन सब चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही बताता है कि हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनमें मनी इन्वॉल्व हो। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कोई बंदा कितना ईमानदार है, आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे, ना ही कर पाओगे। 2 ईमानदार आदमी में कौन ज्यादा ईमानदार है? ठीक है, एक नेल्सन मंडेला है, एक हमारे गांधी जी है। बताओ, हमारे लिए तो नो डाउट गांधी जी ज्यादा अच्छे हैं, बट दोनों ने में से किसने देश के लिए ज्यादा वो किया है, सेक्रीफाइस किया है, किसने किया है? कैसे बताओगे? सबका अपना अपना है। तो इन चीजों को नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर वही बात आ जाए टैक्स पे करने की, अक्षय कुमार ने ज्यादा टैक्स पे किया या शाहरुख खान ने, इजीली पे कर बता देंगे। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट में है। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यही बताता है कि आप उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मनी में कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मेरे पास 10 बच्चे हैं, ठीक है, सब 100-100 रुपए देते हैं मुझे, तो मेरे महीने की अर्निंग कितनी है? 1000 रुपए। ठीक है, अब 2 गरीब बच्चे आ गए मेरे पास 2 गरीब बच्चे आ गए, ठीक है, बट वो कह रहे हैं सर मैं फीस तो नहीं दे पाऊंगा, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा? पढ़ाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा आदमी हूं यार मैं। तो 12
अब मेरे पास कितने स्टूडेंट है? 12 स्टूडेंट है। कितने स्टूडेंट है मेरे पास? 12 स्टूडेंट है। अब देखो एक्चुअली में हम मेरी अर्निंग कितनी है अब? 1200। अब बोलोगे 200 रुपए तो आया नहीं। आया है भाई साहब, आया है, आया है। मैंने क्या किया ना, मैंने उसको चैरिटी कर दिया। क्या कर दिया मैंने उसको? चैरिटी कर दिया। तो चैरिटी इज ए एक्सपेंस। अब मेरी अर्निंग 1000 रुपए है। एक्चुअली में मेरी अर्निंग 1200 रुपए थी, बट 200 रुपए मैंने क्योंकि चैरिटी कर दिया तो मेरी अर्निंग 1000 रुपए है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है ये। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे क्यों? क्योंकि मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मनी में जिसको नहीं कन्वर्ट किया जा सकता उसको नहीं लिखोगे। तीसरा आ जाओ, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अभी हमने एक बात किया था कि एक अकाउंट बिजनेस जो है ना लंबे समय के लिए है। अरे लंबे समय के लिए है तो प्रॉफिट कब निकालोगे, लॉस कब निकालोगे, सैलरी कितना कब दोगे, एक्सपेंसेस कब लिखोगे, अर्निंग कब लिखोगे? लिखना पड़ेगा ना, अकाउंटिंग तो बनाना पड़ेगा ना। तो लंबे समय के लिए है कब? अब जैसे एक होली में जो रंग बेचता है वो तो बहुत सिंपली कर देगा। वो क्या करेगा? आज मैंने दुकान लगाया, 4 लाख का सामान खरीद के, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन बाद में मैंने सारा रंग वंग बेच दिया 6 लाख का, 2 लाख रुपए कमा लिया मैंने। लेकिन आप सोचो एक दुकानदार कैसे निकालेगा? जो लंबे समय के लिए है वो क्या करेगा? छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड करेगा। ओके, वो ये देखेगा कि 1 तारीख को मेरे पास इतने लाख का सामान था, पूरे महीने मैंने इतने लाख रुपए और लगाए हैं, आज मेरे पास इतने का सामान आया है और अब मेरे पास इतना सामान है, इतना अर्निंग है। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यही बताता है कि बिजनेस तो लंबे समय के लिए है, लेकिन आपको हर छोटे छोटे इंटरवल में सब चीज रेक्टिफाई करना है, सारी चीजें दोबारा से चेक करनी है, सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ये कौन बताता है हमें? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इसीलिए आप देखते हो कि हम लोग ईयरली टर्नओवर निकालते हैं। ठीक है, ईयरली टर्नओवर या मंथली सैलरी। अब जैसे हम लोग अभी मैं डीएडी, पहले मैं डीएडी को सर्विस दे रहा था और अब मैं आईए एंड एडी को दे रहा हूं। ओके, तो अब हम सर्विस तो मैं 35 साल दूंगा, 30 साल दूंगा, तो क्या मुझे वो 30 साल बाद सारा पेमेंट देंगे? नहीं ना। उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर दिया। उन्होंने देखा कि तूने 30 दिन सर्विस दी, ले तेरे मुंह पे तेरे पैसे। ठीक है, फिर आ जाता है फुल डिस्क्लोजर। देखो फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है ना कि आपको छोटी सी छोटी चीजें लिखनी पड़ेंगी, छोटी सी छोटी चीजें। मतलब अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आप उसे लिखोगे। हर चीज को फुल डिस्क्लोज करो, कुछ भी छुपाने वाला नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल असेट्स है, ठीक है, मान लो 10 लाख का है, अगले साल इसकी वैल्यू हो गई 9 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए कैसे घटा? डेप्रीसिएशन ना, उसकी एंट्री करो। हर छोटी छोटी चीज आपको रिकॉर्ड करना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो कभी भी आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इसी को बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर। ऐसे ही आपको रिजर्व बनाना है, आपको कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनाना है, हर एक चीज और सबकी एंट्री होगी, हर एक चीज की एंट्री होगी। आगे चल के तुम इसे और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो मतलब अलग अलग बिजनेस जो होते हैं ना, जैसे क्रेडिटर्स है, प्रोप्राइटर है। जैसे हमने लायबिलिटी लिख दिया, हमने टोटल लिख दिया कि लायबिलिटी हमारे पास 1 लाख का है, लेकिन अब इस लायबिलिटी में तो बहुत सारी चीजें हैं ना। हम नीचे क्या करते हैं, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट्स बना के इसमें 1 लाख में क्या क्या है वो सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, अगर जो कमर्शियल वाले AA हैं, हालांकि वो मुझसे पढ़ नहीं रहे होंगे कमर्शियल वाले, उनका अकाउंटिंग थोड़ा हाई स्टैंडर्ड है और वो ऑलरेडी बीकॉम ऑनर्स वाले होते हैं, तो उन्हें अकाउंटिंग पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है, तो उन्हें पता होगा ये सब चीजें, नोट्स वगैरह। तो हर चीज को ना फुल डिस्क्लोज किया जाता है, हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, इतना ध्यान रखना। अगला है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझना इसे। आपके घर में प्लम्बर आता होगा, चलो इलेक्ट्रीशियन आता होगा। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के पास एक छोटे छोटे सामान होते हैं। ठीक है, लाइक कि एक पेचकस होगा, एक तांबा होगा, तांबा बोला, पेचकस है, पिलास है। ठीक है, और भी बहुत छोटे छोटे नट्स वगैरह है। ठीक है, क्या उसके लिए वो सब टूल है नहीं है ना? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका एक थैला है और उसमें सारा सामान रखता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाओ टाटा मोटर्स पे। टाटा मोटर, इमेजिन करो टाटा मोटर्स या मारुति का ना एक बहुत बड़ा कार का प्लांट है। अब एक बात बताओ, वहां ऐसे कितने सारे पिलास फेंके मिलेंगे आपको? ऐसे कितने सारे पेचकस ऐसे ही कहीं पड़े मिलेंगे, है ना? अब देखो, वही सामान जब एक जगह है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही सामान जब दूसरी जगह है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमें खाना मिल रहा, रोटी की वैल्यू नहीं है, लेकिन वही गरीबों के लिए 1-2 रोटी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ रहे हो? तो मेटेरियलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंस। कोई भी जो सामान है वो कितना इंपॉर्टेंस है। जैसे एक बिजनेस है, एक बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सबकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ही ऑफिस को ले लो। अपने आप, हमारे ऑफिस में कितने सारे फर्नीचर बेकार पड़े हुए हैं, है ना? क्या वो मटेरियल में काउंट होना चाहिए? नहीं काउंट होना चाहिए, नहीं काउंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाई किसी काम का ही नहीं है, फर्नीचर टूटा हुआ है। ठीक है, लकड़ी के 4 पाए अलग है कुर्सी के, ठीक
ठीक है, बीच वाला नितंब रखने वाला वो कुछ अलग है और बैक का अलग है, क्या वो किसी काम का है? नहीं ना। तो मेटेरियलिटी प्रिंसिपल यही बताता है कि किसी भी सामान को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा उसकी इंपॉर्टेंस पे। कुछ चीजें हैं, अगर आप एक जैसे टाटा मोटर्स हर चीज को ही लिखने लग जाए, वो छोटे छोटे स्क्रू का, तो समझ रहे हो उसको कितने अकाउंटेंट रखने पड़ेंगे? वो नहीं रखेगा उसको, लेकिन एक छोटा जो इलेक्ट्रिशियन जो है वो बैग लेके चलता है, वो उसको लिखेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज को लिखना है नहीं लिखना है, ये डिपेंड करेगा उसके इंपॉर्टेंस पे। अगर कोई पिटी सी चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, तो आप उसको जाने दे सकते हो, अगर बिजनेस में रंग नहीं में ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है। तो हमारे लिए सिंपल सी बात है, हम लोग ना वो करते हैं, एक ड्राफ्ट लिखते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जब सीएजी या फिर हम लोग ऑडिट करने के लिए जब जाते हैं, अब सोचो कहीं पे 200 रुपए का घोटाला हो गया है। ठीक है, अब मेजरमेंट बुक से जब मैं एस्टिमेट को वो कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि मेजरमेंट बुक में 200 रुपए का ज्यादा पेमेंट है। अब क्या मैं उसके लिए पैरा बना दूं? नहीं ना, उसके लिए मैं पैरा नहीं बनाऊं, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम किसी को कितना इंपॉर्टेंट देते हैं, उसको पैरा बनेगा नहीं, वो डिपेंड करता है उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। यही बताता है हमारा मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये बेसिकली किसी भी चीज के इंपॉर्टेंस को तय करता है। कुछ और प्रिंसिपल्स देखो, आई होप आप मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, अगला है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मार्च वगैरह में हम लोगों का ना टैक्स कटता है, जैन फैब मार्च में सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, मतलब ज्यादा कटने लग जाता है टैक्स। तो क्या करते हैं हम लोग उसके लिए? क्या प्रिपरेशन करते हैं पहले से? मतलब हम तो नहीं करते, बैचलर्स है ना, लेकिन जो मैरिड लोग हैं वो करते हैं, वो पहले से कर लेते हैं। थोड़ा पीछे बीते दिनों में आओ। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों का बिजनेस हो तो ठीक है, तो बिजनेस का ना जैसे 1-2 महीने 3 महीने होते हैं जब नहीं चल रहा होता है, तो क्या उस महीने तुम लोग खाना नहीं खाते हो? क्या घर नहीं चलता है? चलता है। मम्मी पापा क्या करते थे? मम्मी पापा पहले से ही प्लान कर लेते थे। बुरे समय के लिए आप पहले से ही तैयार हो जाते हो। आज हालांकि उल्टा हो गया है कि सैलरी बढ़ने वाली है, अभी से ही खर्चे बढ़ा दिए। पहले ऐसा नहीं होता था, और बिजनेस में भी ऐसा नहीं होता है। तो बिजनेस क्या बोलता है, या फिर ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट फॉर ऑल काइंड ऑफ लॉसेस। मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉफिट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं रहना है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हर संभव लॉस के लिए आपको तैयार रहना है। आप बोलोगे मैं नहीं रहता तैयार, नहीं रहते तो एसआईपी क्यों कर रखा है तुमने? कर रखा है ना, बोलो बोलो। ये टैक्स बचाने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए कर रहे हो ना, वो किस चीज के लिए करते हैं? वो हम अपने बुरे दिनों के लिए तो कर रहे हैं। तो वही हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। इसी के तर्क पे बिजनेस में रिजर्व मेंटेन किया जाता है। ओके, हम जो एफडी करते हैं, हम जो आरडी करते हैं, हम जो एसआईपी करते हैं, वो उन्हीं के लिए तो होता है। क्या ऐसा है कि अगले साल अभी सोचो आप लोग एसएएस दोगे, ठीक है, एसएएस देने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 20-25 हजार रुपये बढ़ जाएगी जैसे ही आप पास हो जाते हो। ठीक है, डबल बनते ही। तो क्या आप अभी से ही घर ले लोगे एक बड़ा सा कि नहीं मैं एसएएस दे के एग्जाम निकालूंगा, मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, ये 2 BHK में नहीं, अब मुझे 4 BHK में रहना है? नहीं भैया, नहीं करोगे। ठीक है, तो यही कहता है डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट फॉर लॉस। तो ये वाला प्रिंसिपल यही कहता है कि हर टाइप के नेगेटिविटी के लिए आप तैयार रहो अपने आप को। इसी के लिए हम कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट फंड बनाते हैं। आगे चल के पढ़ोगे इन सब चीजों के बारे में, आई होप क्लियर होगा। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ये बताता है कि किसी भी असेट्स को ना उस कीमत पर आप अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जिस रेट पर उसको खरीदा गया है। ध्यान रखना, एक लैंड है मान लो, ठीक है, एक लैंड है, मैंने इसको खरीद लिया है 50 लाख का। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मैंने देखा इसकी वैल्यू 60 लाख हो गई है। हमने कितने का खरीदा? 50 लाख का ना, अकाउंट्स में अभी भी ये 50 लाख ही लिखा जाएगा। इसी को हम कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहते हैं, ध्यान रखना। ओके, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट इसी को कहते हैं, यानी कि आप एक तरह से तैयार हो रहे हो। आपको क्या करना है, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है उसी को लिखोगे। ठीक है, ना कि सेलिंग प्राइस को या मार्केट प्राइस को। जो भी कॉस्ट प्राइस है आप उसी को लिखोगे। क्लियर होगा? ये क्या था? ये कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, ये यही बताता है कि असेट्स की हमेशा कॉस्ट को ही लिखेंगे हम, ना कि सेलिंग प्राइस को या जो अभी प्रेजेंट वैल्यू है। और एक चीज और देखना, हमेशा कभी भी अगर ये 50 लाख है, 60 हो गया नहीं लिखा, अगर यही 40 लाख है ना तो हम 40 लाख लिख देंगे। कभी भी ध्यान रखना, अकाउंट्स में ना मार्केट और कॉस्ट में जो भी लोअर है हमेशा उसको लिखते हैं। और कॉस्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट ये बताता है कि असेट्स की जो भी कीमत है ना, जिस रेट पे हमने खरीदा है वही लिखेंगे, और बाद में उसका डेप्रिसिएशन घटाते रहेंगे। अगला है मैचिंग कंसेप्ट। देखो मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैंने अभी रंग वाले का एग्जांपल दिया था। मान के चलो 4 लाख का उसने सामान खरीदा था और
3-4 दिन तक उसने सारा सामान बेचा, और सोचो 5 दिन बाद इसके पास टोटल 6 लाख है जब उसका दुकान बंद हो रहा है, तो क्योंकि होली खत्म हो चुका है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, तो उसके पास टोटल 6 लाख है। अब वो क्या बोलेगा लोगों को कि मैंने 6 लाख रुपए कमाया? नहीं ना, बेवकूफ होगा तो ही बोलेगा ना 6 लाख का। तो मैचिंग कंसेप्ट हमेशा ये बोला जाता है कि कभी भी जब आप रेवेन्यू निकालते हो ना, जब कभी भी आप प्रॉफिट निकालते हो ना, तो आप मैच करते हो। मैच किसको करते हो? एक्सपेंस एक्सपेंडिचर को इनकम से, दोनों को कंपेयर करते हो। देखो कैसे, ऐसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे लिखेगा। मैचिंग मतलब होता है कि मैच करो। जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में ले लो कि रंग वाले के पास इनकम कितनी आई है, टोटल इनकम कितनी आई है? 6 लाख। ध्यान रखना, बिजनेस में जो पैसा आ रहा है उसी को इनकम बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपेंस कितना था? 4 लाख का सामान था ना। अब दोनों को मैच करेगा, देखेगा यहां 2 लाख कम है, यहां क्या है? 2 लाख कम है, तो ये 2 लाख क्या है? प्रॉफिट है। ये 2 लाख क्या है? तो मैचिंग कंसेप्ट यही बताता है कि आपको क्या करना है। कभी भी प्रॉफिट निकालने के लिए ना दोनों ही चीज को मैच करते हैं, दोनों ही चीज को मैच करके निकालते हैं। ये नहीं कि पैसा आ रहा है वही आपकी अर्निंग हो जाएगी, एक्सपेंस आपको घटाना है, और दोनों ही पहलू देखने होते हैं। फिर इसी में आप प्रीपेड पढ़ते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, समझो इस चीज को, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा। मान के चलो मैंने ट्यूशन पढ़ाया, 10 बच्चे थे, याद होगा 10 बच्चे थे, और 100 रुपए लेता था मैं सबसे, ठीक है। 1000 रुपए मेरी अर्निंग थी। लेकिन इस महीने ना मेरे पास 800 रुपए ही आए। 2 बच्चा जो है ना, 2 बच्चा, वो कह रहा है कि सर मैं फीस अगले महीने दूंगा, 200 रुपए मेरे पास आए नहीं। तो बताओ मेरी इस मंथ की अर्निंग कितनी है? 800 है या 1000 है? सोचो सोचो। बहुतों ने बोल दिया होगा 800। नहीं भैया, 1000 ही है, ध्यान रखना, 1000 ही है। अर्निंग की पूछी है मैंने ये नहीं पूछा कितना कैश रिसीव हुआ है, मैंने पूछा अर्निंग कितनी है। तो अर्निंग तो मेरी 1000 ही है ना। एक बात बताओ, अरियर बाद में मिल तो जाता है ना, तो अरियर मिलने के बाद क्या होता है? अगले महीने की सैलरी मानी जाती है वो, या पिछले की मानी जाती है? वो हमेशा पिछले की ही मानी जाएगी, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल पूरे 1 साल सर्विस देते हो तब जाके दिवाली बोनस मिलता है। सबको नहीं मिलता, आई नो, हमें नहीं मिलता, लेकिन सबको, मतलब जिसको भी मिलता है। पूरे साल सर्विस देने के बाद मिलते हो ना, तो क्या बोलते हो? वो दिवाली वाले मंथ की इनकम है? नहीं ना, वो पूरे साल की इनकम है। तो ये 800 करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। आउटस्टैंडिंग फीस ऐड कर दो इसमें से, कितना? 200 रुपए। तो इस महीने की हमारी अर्निंग कितनी है? 1000 रुपए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जब हम पढ़ते हैं, एनपीओ, ये पीसी 13 के सिलेबस में है, 14 में नहीं है। सीजीडी का देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सीजीडी का सिलेबस मुझे याद नहीं है। जैसे जैसे आता रहता है वो करवा दूंगा मैं आपको। मतलब मैंने तीनों का सिलेबस मैच किया है, जिसका जो है उसमें वो वीडियो डालता रहूंगा, ठीक है। तो बेसिकली 1000 रुपए है। कितना है? 1000 रुपए है मेरी अर्निंग। तो यही बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल, कि आप हमेशा एक्सपेंस को, एक्सपेंडिचर को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, प्रीपेड एक्सपेंस को, एक्रूड को, इन सबको ऐड करो, घटाओ, तब जाके आप प्रॉफिट निकालो। ऐसे नहीं कि भैया पैसा नहीं आया तो हम बोलेंगे इस महीने हमारी अर्निंग हुई नहीं। कैसे नहीं हुई? हमने सर्विस तो दिया ना। देन आ जाता है ड्यूअल एस्पेक्ट। देखो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या कहता है? हर ट्रांजैक्शंस के 2 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 2 होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। क्या क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट। अगर एक ट्रांजैक्शन में डेबिट हुआ है तो वो क्रेडिट भी होगा। किसी भी ट्रांजैक्शंस को ले लो, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन ले लो, उसमें डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, और दोनों बराबर होगा। जितना डेबिट हो रहा है उतना ही क्रेडिट हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप असेट्स खरीदते हो। मान लो मैंने एक फर्नीचर खरीदा, अरे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, कैश गया, हो गया ना बराबर। कोई भी चीज, अब मान लो कि आपने उधार में कुछ सामान खरीदा, उधार में सामान खरीदा, क्या खरीदा? उधार में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, लायबिलिटी भी तो बढ़ गया ना, असेट्स बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा। हमेशा ये चीजें बराबर रहेंगी। ड्यूअल एस्पेक्ट यही बताता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट, बस। फिर आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखो ये क्या बताता है, ये ना मैचिंग कंसेप्ट को थोड़ा बहुत फॉलो करता है। ये कहता है कि रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज माना जाए, रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज किया जाए। 2 तरीके होते हैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का। एक तो मैंने एक्रूअल में बोला था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आज एडवांस में अगले महीने के लिए ऑर्डर आ गया, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इस महीने ही मान लूं कि मेरी अर्निंग हो गई, या मैं नेक्स्ट मंथ की अर्निंग में मानूं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट यही बताता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को आप तब रिकॉर्ड करोगे जब वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल आप
आप मान लो एक कोर्स परचेज करते हो, आज आपने कोर्स परचेज किया, इस महीने परचेज किया ना, वो अर्निंग इसी मंथ की है। किस मंथ की अर्निंग है? वो इसी मंथ की। अब भले ही आप 8 महीने तक उसको देखते रहो, आप उसी को 8 महीने तक देखते रहो, तो वो होता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट यही बताता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को, किसी भी एंट्री में रेवेन्यू आप कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब वो रेवेन्यू सेटल हुआ है। इसके दो तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाओगे। हम लोग जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, ओके, तो अब मान लो मुझे यहां से दिल्ली जाना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं फ्लाइट बुकिंग करने का। एक मैं प्राइवेट से फ्लाइट बुकिंग कर लूं, और दूसरा है मैं बार्मर लॉरी से कर लूं। ठीक है, बालमर्स लॉरी जो होता है हमारा, जहां से हम, जो हमारा बेसिकली ऑथोराइज गवर्नमेंट का है, तो दोनों में से कर सकता हूं। अगर मैं बालमर से करता हूं और मैं इन फ्यूचर अगर मैं कैंसिल करवाता हूं तो सारा पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्राइवेट से करूं तो मैं मान के चलता हूं कि मैंने कोई इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो पैसा नहीं आएगा। अब दोनों ही केस में देखो, अब एक था हमारा यात्रा.com, ठीक है, एक था हमारा यात्रा.com, ठीक है। मतलब आप दोनों में से कोई भी फॉलो कर सकते हो। ये कहता है इट्स टोटली डिपेंड ऑन कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, कि वो कब मानता है। मैं आपको बता सकता हूं कैसे। जैसे ये देखो, एक यात्रा.com था और एक बालमर्स लॉरी है ना, बालमर्स लॉरी, ठीक है, ठीक है। मैं इसका नाम, मतलब स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब सोचो, मैंने एक टिकट बुक किया, जैसे ही मैंने टिकट बुक किया, यात्रा.com को लग गया कि हाँ भैया पैसा आ गया। अब ये आए ना आए, घूमे ना घूमे, पैसा आ गया हमारे पास। अब किसी कारण से अगर अगले महीने मैं नहीं भी जाता हूं ना दिल्ली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज हो गया ना। लेकिन अब वही देखो, ये बालमर्स लॉरी क्या करेगा, वो आज मैंने बुक कर लिया अगले महीने के लिए, क्या वो अगले महीने की अर्निंग मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने भले ही आज पेमेंट कर दिया है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं कैंसिल करवा के सारा पैसा ले लूंगा ना, वापस ले लूंगा ना सारा पैसा। यही फर्क है कि रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला, जब बेसिकली जब रेवेन्यू रिसीव हो, जब पैसा रिसीव हो, या जब वो सेटल हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। एक ठेले वाला जो होगा या फिर वो गोलगप्पे वाला, रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करता है जब उसके पास पैसे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, उसने आपको गोलगप्पे खिला दिए, कल को नहीं आए पैसा देने के लिए, फिर तो वो ये नहीं मानेगा कि भैया अर्निंग पहले की है। जब पैसा दे दोगे वो तभी का मानेगा। वो ये मान के चलेगा उधार देते ही कि ये पैसा डूब गया, आ गया तो रेवेन्यू है, नहीं आया तो नहीं है। तो यही बोलता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। आई होप क्लियर होगा। मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक है या कोई और बुक है, मैं उसके कुछ नोट्स या फिर यही फुल बुक आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और जो मैं पढ़ाता हूँ एक बार वो कर लेना, ठीक है। यू डोंट नीड टू बाय न्यू बुक, फुल बुक मत खरीदना, बेवजह इतने पैसे हैं, पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। 600 700 की बुक है, ऐसी 3 बुकें हैं, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं करवा रहा हूँ सफिशिएंट है, ट्रस्ट में। इसके बाद आपको एमसीक्यूज लगाने हैं। एमसीक्यूज मान के चलो 20-22 तारीख के बाद स्टार्ट होगा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हो चुका है। एंड द लास्ट वन इज वेरीफिएबल कंसेप्ट। देखो, वेरीफिएबल क्या होता है कि अकाउंट्स में ना या बिजनेस में ना, आप ये कह लो कि हर चीज को ना वेरीफाई किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। मतलब कि आपको ना वाउचर बनाने होते हैं, आपको एविडेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो हर जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो ना, ठीक है, तो उसका ना आपको एक जगह प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि कभी भी इसके बारे में कोई भी जो जानकारी चाहिए होगी ना, वो मिल सके, ठीक है। यही हमारा वेरीफिएबल कंसेप्ट है। इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, इसको बस इतना समझ लो कि ये एक तरह से ये कहता है कि भैया बिल विल बना लिया करो, ठीक है। तो कुल मिला के हमने ऐसे 15 प्रिंसिपल्स पढ़े अभी, ठीक है। 6 ये थे, इधर कितने थे, इधर 5 थे, 14 पढ़े हैं, ठीक है। ये 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है, सुन लेना, ठीक है। गोइंग कंसर्न, बिजनेस लंबे समय के लिए है, ठीक है, तो आप जो भी पॉलिसी बनाओगे लंबे समय के लिए बनाओ, ठीक है। दूसरा था कंसिस्टेंसी, एक ही पॉलिसी को बार बार फॉलो करना, ये नहीं कि आजकल कुछ और परसों कुछ और। एक्रूअल अजम्पशन ये बताता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वो एक्चुअली में सेटल होता है, जब उसकी पूरी एंट्री होती है, ध्यान रखना, जब राइट्स रिसीव होते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी ये बताता है बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, दोनों अलग अलग है। मनी मेजरमेंट बताता है कि मैं सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा जो कैश में हो, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं है अगर मान लो कन्वर्ट करने वाला है तो कन्वर्ट कर दो, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फुल डिस्क्लोजर बोलता है हर एक चीज को लिखेंगे, हर एक चीज को, और उसको नोट्स बनाएंगे, छोटी छोटी चीजों को भी, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है।
अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल ये बताता है बिजनेस लंबे समय के लिए है, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए छोटे छोटे इंटरवल में हम डिवाइड कर देंगे। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल बताता है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो छोटे छोटी चीजें हम उसको नहीं लिखेंगे। अब टाटा मोटर्स में एक समोसा खरीद रहा है, उसको थोड़ी ना लिखेगा वो। प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये बताता है कि बुरे दिन के लिए तैयार रहो, ठीक है। डू नॉट एंटिसिपेट फॉर प्रॉफिट बट एंटिसिपेट फॉर ऑल काइंड ऑफ लॉसेस। कॉस्ट कंसेप्ट ये बताता है कि जिस रेट में खरीदा है उसी रिकॉर्ड को मानो, ये नहीं कि आज इतना बढ़ गया है। जमीन के साथ नहीं होता है, तो बोलते हैं आप पापा वो बड़े प्राउड करते हैं, मैंने इतने का खरीदा था, आज इसकी वैल्यू इतनी हो गई। हमारे लिए वो कॉस्ट ही है। अकाउंट्स ये कहता है जिस रेट में खरीदा है वही है। मैचिंग बोलता है कि भैया जब भी प्रॉफिट निकालो ना, तो जो पैसा आ रहा है और जो खर्च किया है दोनों को कंपेयर करो। ये नहीं कि जो पैसा आ रहा है उसी को अर्निंग बोल रहे हैं और हवा हाँक रहे हैं, हाँकना नहीं है। ड्यूअल एस्पेक्ट ये बताता है हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे हर कॉइन्स के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल्स, ऐसे ही हर ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होते हैं। अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी होगा, आगे चल के और डिटेल में सीखोगे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट ये बताता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, ये कैसे मानोगे। पहले में होता है कि जब पैसा आ रहा है तब आप कर सकते हो, और दूसरा होता है जब वो सेटल होता है। जब वो सेटल होता है, सेटल मतलब होता है सामान देना, ध्यान रखना, पैसा रिसीव नहीं होता है। एक्रूअल ये बोलता है कि जब सेटल होगा तभी हम लिखेंगे, तब रेवेन्यू नहीं मतलब एक्रूअल कंसेप्ट ये बताता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो सेटल होता है, ना कि इंटर होता है, ठीक है। और ये बताता है कि आपके ऊपर है कि आप दोनों में से जो तरीका है, ये बिजनेस को पूरी तरीके से ऑप्शन दे देता है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे मानोगे इसे। और वेरीफिएबल कंसेप्ट यही बताता है कि भैया एविडेंस रखो, एविडेंस नहीं है किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो आई होप क्लियर है। बाकी दो क्लासेस में, और पहले तो मैंने 3 ही क्लासेस सोचा था, बट मैं सोच रहा हूं कि 4-5 क्लासेस आप लोग अच्छे से जज कर लो और देखो कि क्या आपके लिए है, ये चीजें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो फिर वेल एंड गुड है, आप फिर जाओ ई मॉक पे और जो भी कोर्स है आप उसमें अपने आप को मतलब वहां पे आप सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।